गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल की वजह से अपनी काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पाई, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो पी ब्लॉक पूरा हो गया अपना, और उसके बाद में मेटलर्जी वाला धातुकर्म धातु निष्कर्षण वाला लेसन अपना पूरा हो गया। अब उससे आगे आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे और उस लेसन का नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी के अंदर इंटरेस्टिंग लेसन है बेटा, और इस लेसन के अंदर लेसन के जस्ट बाद मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा साथ में ही इस लेसन के, लेकिन बीच बीच में नहीं करवा के एंड में एक साथ इकट्ठे करवाऊंगा। तो इस लेसन के न्यूमेरिकल भी हम साथ में ही करेंगे। रासायनिक बलगतिकी, सबसे पहले बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, 3 चीज़ों की स्टडी करेंगे हम इसमें। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, क्रियाकारक का उत्पाद में बदलना जो है उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो अभिक्रिया मंद है या तीव्र है, कितने समय में होती है, क्या अभिक्रिया का वेग होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, रिएक्शन होती कैसे है, किस पथ से चलकर होती है, क्रियाकारक उत्पाद में बदलते कैसे हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि, तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सा वेग? अभिक्रिया वेग। इनका अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान की वो शाखा रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पहली बात अभिक्रिया के वेग, दूसरी बात वेग अभिक्रिया की क्रियाविधि, और तीसरी बात वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इन 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब बेटे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग की, और अभिक्रिया के वेग को समझने के लिए हमें क्रियाकारक ले लेते हैं काल्पनिक। मान लीजिए कोई काल्पनिक क्रियाकारक है रिएक्टेंट R, और ये बदल गया प्रोडक्ट P में। क्रियाकारक जब उत्पाद में बदलेगा तो यहां पर 2 घटनाएं होंगी। क्रियाकारक की मात्रा लगातार कम होती जाएगी और उत्पाद की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। क्रियाकारक की मात्रा जब कम होती जाएगी समय के साथ, तो हम ये कहेंगे क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वो परिवर्तन ऋणात्मक है। और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो उसकी सांद्रता में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वो परिवर्तन कैसा है? धनात्मक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं क्रियाकारक के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं, यहां मैंने ले लिया क्रियाकारक की सांद्रता, ये 0, और यहां मैंने ले लिया समय। तो पहले क्रियाकारक ज्यादा मात्रा में था, धीरे धीरे क्रियाकारक की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी समय के साथ, और वो किसमें बदलता चला जाएगा? उत्पाद में। अंत में उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, लगभग नगण्य। लेकिन याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक पूर्णतया समाप्त कभी नहीं होता। उसकी इतनी कम मात्रा बच जाती है कि हम उसे नगण्य मान लेते हैं, खत्म हुआ मान लेते हैं।
अब आप इस पर विचार करो, इस पर विचार करो तो यहां मान लीजिए मैंने सांद्रता में लगातार कमी हुई, पहले सांद्रता कितनी थी, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, और इनमें से मैंने मान लीजिए कोई 2 बिंदुओं का चयन कर लिया समझने के लिए। तो यहां सांद्रता को मैंने मान लिया C1। ये किस समय की बात है? इस समय को मैंने मान लिया T1। कुछ समय बीता, समय बीतने के बाद मैंने कोई और एक समय लिया T2, और उस T2 समय पे सांद्रता जो थी वो थी C2। यहां देखो C1 का मान बड़ा है, C2 का मान 0 के ज्यादा नजदीक है तो वो छोटा है। यहां C1 ग्रेटर देन C2 है, और जब हम ये कहें कि सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, एक समय अंतराल मैंने ले लिया T1 से T2 तक का, तो समय अंतराल है T2 माइनस T1। इसमें सांद्रता में परिवर्तन आया C2 माइनस C1। तो सांद्रता में परिवर्तन को मैं डेल्टा C और समय में परिवर्तन को मैं डेल्टा T लिख सकता हूं। अब यहां पर डेल्टा C का साइन जो है उस पर विचार करो बेटा। उस साइन पर जब आप विचार करोगे तो C1 बड़ा है और इसका साइन नेगेटिव है, तो यहां साइन आ जाएगा माइनस। ये माइनस साइन प्रदर्शित करता है कि यहां क्रिया कारक की मात्रा में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब इसी चीज को मैं अगर ये लिखूं कि किसी एक अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता में हुई कमी या ह्रास की दर, परिवर्तन में लगा समय का भाग दिया हमने, को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक को बेटा अभिकारक भी कहा जा सकता है। कि सांद्रता पहले ज्यादा थी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। में कमी या ह्रास की दर जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग। अब एक बात करते हैं, हम दूसरे तरीके से विचार करते हैं। अब की बार हम क्या लेंगे? सांद्रता में परिवर्तन किसका देखेंगे? उत्पाद का। अब हम एक कर्व ले लेते हैं और कर्व प्लॉट करो। उत्पाद की सांद्रता, ये y एक्सिस 0, ये x एक्सिस, इस पर हमने ले लिया समय। आप जानते हो जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय आपके पास कोई उत्पाद नहीं होता, केवल क्रियाकारक होता है। तो उस समय उत्पाद की मात्रा होती है 0, 0, और यहां से फिर उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। ये कर्व आपको प्रोडक्ट के लिए मिल गया। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे कि
लगातार सांद्रता बढ़ रही है, पहले उत्पाद की मात्रा ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। अगर मैं इस पर किन्हीं दो अलग अलग समय अंतरालों पर सांद्रता का सिलेक्शन करूं, मान लीजिए मैंने एक ले लिया बिंदु ए और एक ले लिया बिंदु बी। यहां t1 समय है और इस t1 समय पे जो सांद्रता है वो c1 है। जब समय आगे बढ़ा तो मैंने दूसरा समय अंतराल ले लिया, वो समय ले लिया t2। इस समय पे सांद्रता जो है वो क्या हो गई, c2। बेटे यहां भी हम लिखेंगे अभिक्रिया वेग को C2 - C1 अपॉन T2 - T1। बाद की सांद्रता में से पहले की सांद्रता घटाएंगे और उसमें समय में परिवर्तन का भाग देंगे। लेकिन यहां पर C2 जो है वो बड़ा है C1 से और C2 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन दोनों के अंतर को हम लिखेंगे डेल्टा C और इन दोनों के अंतर को हम लिखेंगे डेल्टा T। और अब की बार आएगा साइन कैसा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव साइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उत्पाद में वृद्धि को। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। मैं इसी डेफिनेशन को क्या लिख सकता था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। ये बात कही जा सकती थी। अब यहां पर दो बातों पे फोकस करो, अभिकारक की सांद्रता में ह्रास की दर और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, चाहे कमी हो रही हो और चाहे वृद्धि हो रही हो, दोनों ही स्थिति में सांद्रता परिवर्तित होती है, सांद्रता में परिवर्तन होता है। जब कमी या ह्रास होता है तो ऋणात्मक परिवर्तन है, जब वृद्धि होती है तो धनात्मक परिवर्तन है। तो क्या एक डेफिनेशन लिखी जा सकती है, एक डेफिनेशन लिखी जा सकती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक को आप क्या लिख सकते हो, अभिकारक भी लिख सकते हो। अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। परिवर्तन की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। अगर
हम इन दोनों कर्व से बात करें, जो मैंने ये दोनों ग्राफ से जो आपको बताया था, तो यहाँ इस जगह लिखा जा सकता था अभिक्रिया वेग। अगर मैं मान लो पहले क्रियाकारक की सांद्रता को R1 और बाद को R2 लूँ, तो मैं लिख सकता था डेल्टा R बटा डेल्टा T, अभिक्रिया वेग बराबर डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। बेटा ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए है। अभी मैंने जब C का यूज़ किया था तो वो यूज़ किया था कंसंट्रेशन, सांद्रता शब्द के लिए, सांद्रता में परिवर्तन। यहाँ R रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रियाकारक की सांद्रता और यहाँ P रिप्रेजेंट करूँगा उत्पाद की सांद्रता। तो यहाँ साइन क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। साइन नेगेटिव क्यों आएगा मैंने आपको अभी समझाया था। यहाँ अगर मैं अभिक्रिया वेग की बात करूँ, अभिक्रिया वेग की बात करूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, क्योंकि यहाँ हमने उत्पाद की सांद्रता की बात की है। लेकिन अगर मैं कॉमन कंसंट्रेशन की बात करूँ कि सांद्रता क्रियाकारक की हो या उत्पाद की, तो उसी सांद्रता को हम रिप्रेजेंट कर देंगे किससे? C से। तब ऐसे में रेट क्या होगी? प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ प्लस क्या है? उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, और माइनस क्या है? अभिकारक की सांद्रता में ह्रास या कमी। तो अभिक्रिया वेग की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। किसी क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार का होता है और हम इन तीनों प्रकार के वेगों की सबसे पहले बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा, अभिक्रिया के वेग के 3 प्रकार हैं। पहला आता है औसत वेग, दूसरा आता है तात्क्षणिक वेग और तीसरा है प्रारंभिक वेग। तीनों में मूलभूत डेफिनेशन तो अभिक्रिया वेग की ही होगी, क्योंकि अभिक्रिया वेग पढ़ रहे हैं हम, और वो डेफिनेशन क्या है? अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, या फिर ये कहें कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। औसत वेग की जब हम बात करेंगे तो औसत वेग एक निश्चित समय अंतराल में होगा, तात्क्षणिक वेग एक निश्चित समय पर होगा, प्रारंभिक वेग अभिक्रिया के प्रारंभ यानी t बराबर 0 समय पर होगा। तो हमें ये डेफिनेशन के साथ जोड़ देना है और उसके बाद हम इनको समझ पाएंगे। जैसे मैं सबसे पहले औसत वेग की बात करूं, तो औसत वेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं किसकी? औसत वेग की। किसी निश्चित
समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में ह्रास की दर अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। हमने जो अभी पढ़ा था उसको समझाने के लिए मैंने औसत वेग की मदद ली थी। एक समय अंतराल लिया था t1 से लेके t2 तक का। तो पहले ग्राफ में मैं बात करूं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, और ये है समय। अभिकारक की सांद्रता लगातार घटी है और इस पे मैंने दो बिंदु ले लेने हैं। जो पहला बिंदु लिया उस पर मान लीजिए जो सांद्रता है वो r1 है और ये समय जो है t1 है। और दूसरा जो बिंदु लिया उस पर समय t2 है और सांद्रता मान लीजिए r2। दो बिंदु लिए मैंने यहाँ पे, बिंदु A और बिंदु B, और इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन आई वो होगी R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। चूंकि R2 से R1 बड़ा है इसलिए यहाँ रेट आ जाएगी माइनस डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और ये फॉर्मूला इन्वेंट हुआ डेफिनेशन के इस हिस्से से, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में ह्रास की दर। ऐसे ही हम यहाँ बात कर लेते हैं उत्पाद की सांद्रता की। उत्पाद की सांद्रता, और ये हो गया समय। उत्पाद की सांद्रता बढ़ी शून्य से आगे। यहाँ हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक समय t1 पर और एक समय t2 पर। यहाँ उत्पाद की सांद्रता मान लीजिए मैंने p1 मान ली
और यहाँ उत्पाद की सांद्रता हमने P2 मान ली। तो यहाँ क्या होगा, रेट P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यहाँ P2 बड़ा है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो रेट आ जाएगी प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो इस प्रकार का जो वेग है, जो एक निश्चित समय अंतराल में ज्ञात किया जाए अभिक्रिया का, ऐसे वेग को हम कहते हैं औसत वेग। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, इसके आगे हम बात करते हैं। आप कल्पना करो कि कोई बिंदु ए है, कोई शहर ए है और दूसरी कोई सिटी बी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए बेटा 60 किलोमीटर है। अब एक बस जो चलती है सुबह 7 बजे शहर ए से और पहुंचती है 8 बजे शहर बी में, और आपसे पूछा जाए कि इस बस की रफ्तार क्या है, तो हम ये कहेंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है, क्योंकि 1 घंटे का समय लिया है और इसने पूरे 60 किलोमीटर पार किए। लेकिन ये क्या पूरा सत्य है क्या? ये वास्तविकता है क्या? अब आप इसको इस तरीके से देखो, 7:15 पर ड्राइवर के पास बैठे किसी सवारी ने ये पूछ लिया कि बस की रफ्तार क्या है, और उस समय वो कैसे बताएगा? देखकर, स्पीडोमीटर में देखकर बताएगा। स्पीडोमीटर में देखकर बताएगा, और मान लीजिए उस टाइम स्पीडोमीटर बता रहा है रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ड्राइवर क्या कहेगा कि बस की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सपोज करो कि 7:50 पर उसी सवारी ने फिर पूछा कि बस की रफ्तार क्या है। ड्राइवर ने फिर स्पीडोमीटर में देखा और स्पीडोमीटर उसको बता रहा था 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने यहां देखा कि समय जब चेंज हुआ तो किसी निश्चित समय पर, यानी कि 7:15 बजे या 7:50 पर, यहाँ 7:0 नहीं मिला, 7:50 पर जब उस सवारी ने समय पूछा, वो रफ्तार पूछी बस की, तो वो रफ्तार नहीं थी जो कि 1 घंटा में एवरेज हमें पता चली है। तो औसत वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग नहीं होता। प्रारंभ में वेग कम ज़्यादा हो सकता है, बीच में कम ज़्यादा हो सकता है, अंत में कम ज़्यादा हो सकता है। तो वेग तो समय के साथ बदल रहा है। तो बेटे, इसलिए अभिक्रिया का वास्तविक वेग जो है वो तात्क्षणिक वेग होता है, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वेग। तो वेग का जो दूसरा प्रकार है वो है तात्क्षणिक वेग। तो इसके बारे में हम
नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। काफ़ी दिनों बाद में क्लास हुई है, कल से आज से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई अपनी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, मैं फ्री हो गया हूँ प्रैक्टिकल से, तो अब क्लास में कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और बाकी जो आपके साथी हैं उनको भी कहें कि क्लासेस रेगुलर लें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी ही अपनी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो और हम लोग कैंपस में मिल पाएँ एक दूसरे से। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।